आप तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने जलसे को कामयाब किया, मेहनत की, जद्दोजहद की। मैं आप तमाम ही लोगों का बहुत बहुत पार्टी की जानिब से, मेरी जानिब से शुक्रिया अदा करता हूं। अभी आप लोगों के सामने पार्टी का सॉन्ग, पार्टी का तराना आप लोगों के सामने लॉन्च किया गया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और मैं तमाम ही कार्यकर्ताओं से, तमाम ही पार्टी के जिम्मेदारान से मैं अपील करता हूं कि ये सॉन्ग घर के एक एक बच्चे तक, एक एक मां बहनों तक और एक एक बुजुर्गों तक, नौजवान साथियों तक पहुंचाने की आप कोशिश करें। हैदर साहब साहब जो मशहूर सिंगर है, राजस्थान से ताल्लुक है उनका, उन्होंने बहुत मेहनत की और ये सॉन्ग को तैयार किया। और आज इस मौके पर नईम मिर्जा, एहसान शेख, राहिल, जमील सेठ, अनीस अजहर साहब, शारिक, ये तमाम ही लोगों का इस्तकबाल हुआ। लेकिन एक नौजवान साथी जो 8 रोज पहले इस दुनिया से रुखसत हुआ, कामरान शेख की भी इस सॉन्ग बनाने के अंदर बहुत मेहनत रही। कामरान का इंतकाल हुआ। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे। दोस्तों और साथियों, ये जलसे का नाम हमने दिया था यलगार। और आप लोगों ने यलगार होर्डिंग के जरिए, बैनर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आपने यलगार ऐलान कर दिया। ये यलगार फिरका परस्तों के खिलाफ यलगार है, नाइंसाफी के खिलाफ यलगार है। यह हमारा अपना शहर मस्जिद और मीनारों का शहर है। ए भैया खामोश बैठो। मस्जिद और मीनारों का शहर है, खानकाहों का शहर है। हमारा शहर तारीखी शहर है। अल्लाह का करम है कि हर मसलक की जमातें यहां पर काम करती है मुसलमानों की हिफाजत के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए। दीन फैलाने का काम ये शहर के अंदर होता है। बैरूनी शहर से यहां पर बच्चे आते हैं, मदरसे के अंदर हाफिज होते हैं, आलिम होते हैं, मुफ्ती होते हैं और शहर से जाते हैं। ये वो मालेगांव शहर है, ये वो मालेगांव शहर है। और आज शहर की आवाम को वक्त आ गया है कि सोचना है, समझना है और फैसला करना है। वक्त आ गया है। हम इस जमहूरी मुल्क में रहते हैं, हमको वोट का अधिकार है। कौन सी पार्टी को, कौन से कैंडिडेट को
कौन से उम्मीदवार को वोट देना है, हमें भी संविधान ने, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने हमें भी हक दिया है। हमने फिरका परस्तों के खिलाफ, फिरका परस्त पार्टी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर वोट दिया, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया, उम्मीदवार को वोट दिया। उस वक्त ना मैं और ना हमारे साथी कांग्रेस में नहीं थे, लेकिन हमारी विचारधारा, हमारी सोच फिरका परस्तों के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हमने वोट दिया, कामयाब किया। इलेक्शन खत्म हुआ, पार्लियामेंट की उम्मीदवार चुनकर चली गई। उसके बाद आज तक ये शहर के ऊपर क्या हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है, कितनी नाइंसाफी हो रही है, यह आप लोगों को दिख रहा है, समझ रहा है। अगर आज मैं खड़ा हूं आपके सामने, तो इस मोहल्ले के अंदर खड़ा हूं, इस हजार खोली के अंदर खड़ा हूं और तकरीर कर रहा हूं, जहां से शेख रशीद साहब ने अपनी सियासी शुरुआत की, काउंसिलर बने, एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा, सदर बल्दिया बने, एमएलए बने, मेयर बने। ये वो मोहल्ला है, ये वो हजार खोली है। और शेख रशीद साहब ने हमें सिखाया है कि फिरका परस्तों के खिलाफ रहना है, उनसे लड़ना है, गरीबों के लिए लड़ना है। शेख रशीद साहब ने हमें सिखाया। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, साबिक एमएलए, माजी आमदार बोलकर खड़ा हूं, एक कार्यकर्ता बनकर आपके सामने खड़ा हूं। मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, कोई ओहदा नहीं है, ना पार्टी का भी ओहदा नहीं है। आप ही की तरह मैं एक इंसान हूं, आप ही की तरह कार्यकर्ता हूं, लेकिन ओहदा है वह आप लोगों की ताकत का ओहदा है। यह शहर की मां बहनों की ताकत है, वह ओहदा मेरे पास है। नौजवानों की ताकत है, यह ओहदा मेरे पास है। असेंबली का इलेक्शन हम लोग 162 वोट से इलेक्शन हम लोग हार गए, 162 वोट से इलेक्शन हारे। मुझे पता है कि आप लोगों की आंखों में आंसू थे, मुझे पता है कि मासूम मासूम बच्चों के आंखों में आंसू थे। मुझे पता है कि आप लोगों ने कई दिन तक खाना नहीं खाया, मां बहनों ने खाना नहीं खाया, बच्चों ने नहीं खाया। आपकी आंखों के अंदर आंसू थे। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद सियासत छोड़ देता, घर बैठ जाता, लेकिन नहीं। अगर आपने इतनी मोहब्बत की, 1,10,000 वोट अगर मुझको आपने दिया, मुझे हिम्मत दी, मुझे ताकत दी, हौसला दिया, आपकी ताकत के भरोसे मैं दूसरे दिन आपके बीच में आया, गुरुवार वार्ड में आया, रौनकाबाद में आया, शहीद अब्दुल हमीद रोड पर आया, आयशा नगर के अंदर आया। और आपने जो उस वक्त हौसला दिया, मुझे ताकत मिली, मुझे हौसला मिला, मैं दोबारा खड़ा हो गया हूं। लेकिन क्या आपको पता है, क्या आपको पता है कि
जो बीजेपी चाहती थी, जो आरएसएस चाहती थी, जो फिरका परस्त पार्टियां चाहती थी, वही हुआ असेंबली के अंदर। मुझको हराने के लिए नागपुर से पैसा आता है हमारे मुखालिफ कैंडिडेट के पास। मुझको हराने के लिए हमारे मालेगांव तालुके से पैसा आता है। मुझको हराने के लिए, मुझको हराने के लिए नांदगांव से पैसा आता है। मुझको हराने के लिए शिरपुर से पैसा आता है। मुझको हराने के लिए ठाणे से पैसा आता है। पैसे के दम पर, पैसे की ताकत पर मुझको हरा दिया गया और हम हार गए। क्यों? क्या वजह है कि शेख आसिफ को हराने के लिए इतनी ताकतें लगी, इतनी ताकतें? क्या वजह है? उसकी वजह सिर्फ एक है कि 2014 से लेकर 2019 तक मैं एमएलए था, असेंबली के अंदर खामोश नहीं था। फिरका परस्तों के खिलाफ वहां पर भी मैं लड़ा, आरएसएस के खिलाफ वहां पर भी मैं लड़ा। मॉब लिंचिंग जहां पर मुसलमानों और दलित भाइयों के ऊपर हुई, उनके खिलाफ मैंने फिरका परस्तों के खिलाफ वहां पर भी आवाज उठाई। अजान पे पाबंदी की बात आई तो शेख आसिफ ने आवाज उठाई। जमीयतुल उलमा पे पाबंदी की बात आई तो शेख आसिफ ने आवाज उठाई। यही वजह थे कि शेख आसिफ नहीं चलेगा, इसको हरा दिया जाए। और रुपया, पैसा, ताकत सब इस्तेमाल हुआ और मैं हार गया और आप हार गए, ये शहर हार गया, ये शहर हार गया। ए भैया, ये शहर हार गया। आप भैया, आप मेहरबानी करके नारे मत लगाओ। ये शहर हार गया, आप हार गए, हम हार गए। मुझे बताइए, मेरा सवाल है, मैं भी मुसलमान, आप भी मुसलमान हो, मुझे बताइए कि असेंबली हारने के बाद क्या हुआ? असेंबली हारने के बाद जो बीजेपी चाहती थी, जो आरएसएस चाहती थी, जो फिरका परस्त पार्टियां चाहती थी कि शेख आसिफ को रास्ते से हटा दो, हमारा रास्ता साफ हो जाएगा, वही हो रहा है आज इस शहर के अंदर, वही हो रहा है आज इस शहर के अंदर। क्या हुआ? हम पे इल्जाम आया बांग्लादेशी का, रोहिंग्या का। यह बीजेपी की सरकार ने एसआईटी बना दी। मेरे घर की मां बहनें जेल में नहीं गई थी। हम बैठे हुए, हमारी मां बहनें नहीं गई थी। तकरीबन 8 महीना बुजुर्गों, उम्र में से मेरे से बड़े 3 हमारी कौम की मां जेल के अंदर 8 महीना गुजार के आई। 8 महीना। नौजवान जेलों में है। क्या इल्जाम है? रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ये इल्जाम के हुए। आपको पता है 811 लोग इस शहर के 811 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ, केस बना, केस। जो कोर्ट के अंदर हमारी मां बहनें बुरखे के ऊपर नकाब में वहां पर बैठी रही, हम उनके बाजू में बैठे रहे। वकला की टीम थी, एसआईटी के पुलिस ऑफिसर थे। हम लोगों ने नोटिस के ऊपर, जब चार्जशीट वहां पर दाखिल हो रही थी कोर्ट के अंदर, 811 लोगों ने बॉन्ड के ऊपर वहां पर उनको रिलीज किया गया, जमानत मिली।
कल उनको जमानत देना पड़ेगी। 4 सीट के अंदर उनका नाम है, उनको आरोपी बताया गया। ये वो शहर के लोग हैं 811। क्या वो मेरी पार्टी के? पार्टी नहीं देखी गई, सिर्फ वो देखा गया ये कि मुसलमान थे, मुसलमान थे, ये देखकर जेल में डाला गया। इसीलिए शेख आसिफ नहीं चाहिए था। क्या हुआ? याद रखना, जो अभी तहसीलदार से जो नोटिसें आ रही है ना जन्म दाखिला जमा कराने की, आप क्या समझते हो? जन्म दाखिला जमा कराने की जो नोटिसें आ रही, अगर हमने नोटिस नहीं जमा कराई तो पता है, अगर 50 लोग हो, 100 लोग हो, 200 लोग हो, 500 लोग हो, क्या होगा पता है? उनके आधार कार्ड रद्द हो गए, उनका राशन कार्ड रद्द होगा, उनकी वोट रद्द होगी और उनको फरार घोषित कर दिया जाएगा। हो सकता है कि मरकजी हुकूमत ये फैसला कर लेवे कि वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं थे, रहवासी नहीं थे, ये भी फैसला हो सकता। फिर क्या होगा? उनको पकड़ के जेल में डाला जाएगा। ये इल्जाम हमारे ऊपर है। इसलिए शेख आसिफ नहीं चाहिए था। मुझे बताइए कि शहर के अंदर कितने हमले हो रहे, कितने हमले हो रहे? किले के ऊपर कभी आपने सुना दीपावली बनाना चाहिए, दीप रोशन करना चाहिए, खुशी मनाना ही चाहिए, उसके अंदर किसका इनकार है? लेकिन पहली मर्तबा यह हुआ कि मालेगांव के किले के ऊपर लाइटिंग से सजाया गया। क्या वजह थी? क्यों खुशी मनाई गई? पता है आपको? 400 मकानात, किला झोपड़पट्टी के 400 मकानात को उजाड़ने के लिए बुलडोजर लग गया था। वो हम लोग थे जो कोर्ट में जाकर हमने स्टे लिया, तो आज तक टिकी हुई है। आज नहीं कल कोर्ट का फैसला आएगा। यह हमला हो रहा है, इसलिए शेख आसिफ नहीं चाहिए था। मॉब लिंचिंग के नाम पर कितने कुरैशियों को मारा गया? बताइए, कितने कुरैशियों को मारा गया? आवाज उठी, इसलिए शेख आसिफ नहीं चाहिए था। नामी एक शख्स है नदिया के उस पार, वो किस पार्टी से ताल्लुक रखता, किस फिरका परस्त संगठन से ताल्लुक रखता, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसके फेसबुक पर कुरान शरीफ की बेहुरमती करता है। कुरान शरीफ की कोई बोलने वाला नहीं है, कोई नहीं बोल रहा है। हमारे हुजूर की शान में वो शख्स ने गुस्ताखी किया, कोई बोलने वाला नहीं है। शहर खामोश है, इसीलिए शेख आसिफ नहीं चाहिए था। अब कैसा तुमको नुमाइंदा चाहिए? कैसे लोगों के हाथ में इक्तदार चाहिए? मुझे बताइए। अरे हमारे शहर की आवाम शहीद हो गई। 2006 का भी कब्रिस्तान का बम ब्लास्ट होता है, हम ही शहीद होते हैं, हम ही जख्मी होते हैं, हमारा ही खून बहता है। 2008 में भी भिक्कू चौक बम ब्लास्ट के अंदर हमारा ही खून बहा, हम ही शहीद हुए, हम ही जख्मी हुए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित की तो प्रमोशन हो गया, बाइज्जत बरी हो गए, बाइज्जत बरी। क्या हुआ बताइए मुझे।
शहर खामोश है। हमारे तालुके के लीडरान ने खुशी मनाई, खुशी, जल्लोष किया, फटाके फोड़े गए और लीडरान ने बयान दिया खुशी से कि यह तो होना ही था। ऐसी कैसा भाईचारे की बात होती है शहर में? ये शहर देख रहा है अपनी आंखों से। क्यों हमारा ज़मीर जिंदा नहीं हो रहा? उसके बावजूद भी ये शहर खामोश है, देख रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। मुझे बताइए, अल्लाह का करम है, उस खानदेश के जामनेर शहर के से 25 किलोमीटर दूर एक बेटावत देहात था। वहां पर एक सलमान नाम के एक नौजवानों को 8 लोगों ने कत्ल कर दिया। 4 घंटे तक उसको मारते रहे, वैन में बैठाकर घुमाया गया, उसके घर के पास लाकर फेंक दिया गया। मुझे बताइए कौन गया था वहां? खानदेश के लीडरान को छोड़कर। अल्लाह का करम है, शेख आसिफ ने जाकर वहां पर गया, बैठा, बयान दिया। उसके बाद भी आज हम खामोश हैं। बात ये समझ में नहीं आती। अभी पिछले महीने की बात है, अहमदनगर के एक एमएलए ने, राष्ट्रवादी के एमएलए ने, संग्राम जगताप नाम है, दीपावली का डैम, वो ऐलान करता है खुला कि मुसलमानों से खरीदी मत करो। खामोश है सब, अपनी आंखों से देख रहे हैं। नीतीश राणे ने कल कहा, कल, कि महाकुंभ के अंदर जो नासिक में होगा वहां मुसलमानों से कोई खरीदी मत करो, उनकी दुकानें मत लगने दो। कौन नुमाइंदगी करेगा ये मुझे बताओ? कौन उनके खिलाफ बोलेगा ये मुझको बताओ? कौन बोलेगा? आज सब खामोश है, कोई आवाज नहीं उठाई जा रही है। एक जीआर मैं बताना चाहता हूं, शालेय शिक्षण विभाग का है, आयुक्त तो शालेय शिक्षण एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, जो पूना से निकला। यह जीआर है। मैं बताना चाहता हूं नौजवानों, ए शहर के मुसलमानों, सुनो बात। 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक, यानी आज तक, ये जीआर में लिखा है कि प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूलों के अंदर वंदे मातरम पढ़ा जाना जरूरी है, लाजमी है। यह जीआर निकलता है। मुझे बताओ, अरे वो बुक मुझे बताइए आप, इस हिंदुस्तान के अंदर यह जीआर कहां से निकला? मंत्रालय से। कौन आवाज उठाएगा? कारपोरेटर उठाएगा, वर्कर उठाएंगे, साबिक एमएलए उठाएगा, कौन आवाज उठाएगा? एमएलए की जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र हुकूमत के फैसले के खिलाफ आवाज उठना चाहिए था। आज तक आवाज नहीं उठी। हम ये संविधान को मानते हैं, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं हम। इसमें कहां लिखा है मुझे बताओ कि तुम जबरदस्ती कर सकते हो? कहां लिखा है बताइए आप? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि किसी भी मजहब के लोगों को, कोई भी धर्म के लोगों को जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती।
जबरदस्ती तुमको वंदे मातरम नहीं पढ़ाया जा सकता। आज मैं बोलता हूं कि मैं वंदे मातरम नहीं पढ़ूंगा। क्या करना? हां, इस हिंदुस्तान से मैं मोहब्बत करता हूं। हां, मैं इस डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को मानता हूं, आइन को मानता हूं। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मुझे बताओ, कौन आवाज उठाएगा? यह शिक्षण विभाग का है। यह सिर्फ 7 दिन के लिए निकला, लेकिन कल अगर कंपलसरी लागू कर दिया जाएगा और अगर वीडियो शूटिंग की जाएगी हमारे स्कूलों के अंदर, उर्दू स्कूलों के अंदर हमारे बच्चों से वंदे मातरम कहलाया जाएगा, कौन आवाज उठाएगा? कौन लड़ेगा? मुझे बताइए आप। हमारे शहर के एमएलए खामोश है। वहां कोई पार्टी देख के बच्चे स्कूल नहीं जाते कि शेख आसिफ को मानने वाले बच्चों से पढ़ाया जाएगा। सिर्फ ये देखा जाएगा कि मुसलमान है, पढ़ो। क्या करोगे? इसका जवाब कौन देगा? ये शहर को सोचना है, समझना है। अब मैं सवाल करता हूं शहर की आवाम से, शहर के उलमाओं से, शहर के दीनी तंजीमों से, शहर के बुनकरों से। ठीक है, मुझको हरा दिए, आपको मुबारक हो। क्या समझ के हराए मुझे नहीं पता, ना मैं जानना भी नहीं चाहता हूं। मैं जानना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरा सवाल है, इसका जवाब मुझे चाहिए। ये शहर को कौन बचाएगा? ये शहर को कौन संभालेगा? ये शहर की आवाम के लिए कौन लड़ेगा? कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन आ रहा है, इसको मामूली इलेक्शन मत समझना। बिरादरीवाद पर वोट मत देना, मसलकी बुनियाद पर वोट मत देना, रिश्तेदारी की बुनियाद पर वोट मत देना। अगर ये शहर को बचाना चाहते हो तो आप हक पर आपको वोट देना पड़ेगा। कौन बचाएगा? याद रखना, अगर एसआईटी बनी है तो 4000 अगर दाखले, अगर नोटिस मिलती है रोहिंग्या और बांग्लादेशी का इल्जाम लगाकर, यह हल कैसे होगा? जन्म का दाखला कहां बनता है? मैयत का दाखला कहां से मिलता है? कॉरपोरेशन से। मस्जिदों का परमिशन कहां से मिलता है? कॉरपोरेशन से। तुम्हारे मकानात के परमिशन कहां से मिलते हैं? कॉरपोरेशन से। तुम्हारे कारखाने के परमिशन कहां से मिलते? कॉरपोरेशन से। घर का परमिशन कहां मिलता? कॉरपोरेशन से। हर चीज कॉरपोरेशन से होती है। और ये जो आफत आई है, ये मुसीबत आई है, ये बोबड़ा किरीट सुमैया और ये फिरका परस्तों से अगर कोई लड़ सकता है, अगर आप लोग, इस शहर की आवाम अगर इक्तदार हमको देगी, इस्लाम पार्टी का मेयर अगर आप बनाओगे, मैं वादा करता हूं कि जितनी मुसीबतें जन्म दाखिले पर आई, एसआईटी लगी, हर मसले का हल अल्लाह का करम है कि शेख आसिफ है और शेख आसिफ की पार्टी है। याद रखना इस शहर की आवाम। तो आप समझेंगे 4000 लोगों में हमारी कहां मां बहनों को नोटिस आई, कहां हमारे घर वालों को नोटिस आई? तो ऐसा नहीं है। अगर 4000 लोग निकल सकते, वो नोटिस दे सकते हैं, तो वो कई हजारों का
राशन कार्ड भी चेक कर सकते हैं। ऐसा जीआर हुकूमत महाराष्ट्र ने निकाला है और किरीट सुमैया के बोलने पर निकाला है। हमारे राशन कार्ड भी चेक होंगे। ये शहर को बर्बाद करने के लिए फिरका परस्त तैयार है। मैंने कहा शुरुआत में कि ठाणे से पैसा आया, नागपुर से आया और जगह से मुझे हराने के लिए पैसा आया है। एक डील और हुई। क्या हुआ? एक डील और हुई। वार्ड नंबर 4 को तोड़ दिया गया। आज बोल रहा हूं, अजंग वड़ेल में भी मीटिंगें हुई, मुंबई में भी मीटिंगें हुई और यह डील हुई कि वार्ड नंबर 4 में 2 आजाद उम्मीदवार हजरत के रहेंगे और 2 दूसरी पार्टी के उम्मीदवार रहेंगे आजाद। तुम मुसलमानों की वोट देना, हम हमारी वोट तुमको पलटाओगे। क्या होगा? 2 मुसलमानों की मेंबर हमारे कम, 2 हमारी पार्टी के मेंबर हिंदू भाई कम, 2-2 का बंटवारा हो गया। वार्ड नंबर 2 का वार्ड तोड़ा गया। वहां पर भी इस तरीके की प्लानिंग हुई और ये शहर में आज बोल रहा हूं मीडिया के सामने, देखना कारपोरेशन के चुनाव में, और नहीं तो बताना हमारे मुखालिफ लोगों ने कि नहीं हमने सिंबल पे 4 उम्मीदवार दिए। बताना कि 2 वार्ड नंबर 2 में हमने सिंबल के 4 उम्मीदवार दिए। तो आज मैं बोलता हूं शेख आसिफ के चारों सिंबल के उम्मीदवार दूंगा। और ऐसा नहीं है, हिंदू भाई भी दूंगा, दलित भाइयों को भी दूंगा 2 नंबर में। लेकिन प्लानिंग हो गई कि शेख आसिफ को अब असेंबली से हटाए, एमएलए नहीं बनने दिया गया। अब कारपोरेशन का इक्तिदार भी इसको मत दो। अगर इसको कारपोरेशन का इक्तिदार दिए तो ये सब चीज को रोकेगा, हर मुसीबत को रोकेगा, ढाल बन के खड़ा रहेगा। इसके लिए कारपोरेशन भी इससे छीन ली जाए। इस तरीके की प्लानिंग, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। जब भी बोलता हूं सबूत के बुनियाद पर, दलील के बुनियाद पर शेख आसिफ बात करता है। ये बात आप याद रखना मेरे शहर की आवाम। मेरा क्या होगा? मुझे बताइए क्या होगा अगर शहर की आवाम फैसला कर ले कि नई शेख आसिफ को इक्तिदार नहीं देना है, नई इस्लाम पार्टी को इक्तिदार नहीं देना है, तो क्या होगा? जितने भी चुन के आएंगे अपोजिशन में बैठेंगे, आवाज उठाएंगे, लेकिन ये शहर बर्बाद होगा। शहर के ऊपर मुसीबतें आएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट भी मुसीबत लाएगी, रियासती हुकूमत भी मुसीबत लाएगी। कौन लड़ेगा? एक शख्स को एमएलए बनाया गया, साल भर खामोश है, एक आवाज नहीं, असेंबली में बोलना नहीं है, सिर्फ डीलिंग करना है और डीलिंग करके काम करना है। और ये इलेक्शन असेंबली से बड़ा इलेक्शन है, बड़ा इलेक्शन है। अगर मुझे लालूच होती ना मेयर बनने की, तो शेख आसिफ ऐलान कर देता था कि मैं हां कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन मैंने फैसला किया हूं कि मैं कारपोरेशन का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं सब लोगों को लड़ाने का काम करने वाला और इनका साथ खड़े रहकर यह फिरका परस्तों से मुकाबला करना चाहता हूं। लेकिन मुझे शेख रशीद साहब ने, हम सब जिम्मेदारों को, तमाम ही हमारे पार्टी के वर्करों को और मेरे परिवार को शेख रशीद साहब ने झुकने वाला नहीं बनाया। और अल्लाह का करम है
फिरका परस्तों के सामने ना मैं झुकूंगा, ना मैं डरूंगा, बल्कि यलगार करूंगा। लेकिन मैं इनके सामने डरने वाला या झुकने वाला नहीं है। मैं एक बात याद रखो, क्या होगा मुझे बताइए ना, मुझे बताइए। मेरे घर के लोग यहां बैठे, मेरे परिवार के लोग बैठे, मुझे बताइए हमारी ठेकेदारी है कारपोरेशन में, हम क्या ठेकेदार है? मैं तो आज के एमएलए साहब से कहूंगा, अगर आपका जमीर जिंदा होगा तो बताइए आप ये शहर को, क्या असेंबली के इलेक्शन के वक्त आपके फर्जंद को, एन इलेक्शन के वक्त आपके फर्जंद को गाड़ी में किसने बैठाकर, कट्टा लगाकर पैसे के लिए किसने उठाकर लेकर गया था? बताइए ना। अगर कोई उनके ही पार्टी के लोगों से कोई एमएलए डर सकता है, डरता है, तो आपको तो कभी भी ये बेच डालेंगे। नहीं तो इन्होंने, आप बताना इस शहर की आवाम को, बताना क्या हुआ था तुम्हारे फर्जंद के साथ, क्या हुआ था? आप क्या दबी है आपकी, क्या आपकी कमजोरी है? पुलिस डिपार्टमेंट को भी यह जानकारी है। अगर एमएलए का लड़का महफूज नहीं है, वो अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते, तो शहर की आवाम की क्या हिफाजत करेंगे? क्या हिफाजत करेंगे? बाकी जाने जो कौन जेल में है, क्या हुआ, इस पे मुझे बहस नहीं करना है। हम उस रास्ते से नहीं जाना चाहते। आज मेरी लड़ाई, मेरे पार्टी के वर्करों की लड़ाई, मेरे पार्टी के जिम्मेदारों की लड़ाई आज इन लोगों से नहीं है। हमारी लड़ाई फिरका परस्त ताकतों से है, जो भगवाकरण करना चाहते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहते हैं, ये जो शहर को बर्बाद करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई उनसे है, उनसे लड़ना है और जीतना है। मैंने कहा ना, मेरा क्या होगा मेरे परिवार का। अगर आपने फैसला कर दिया कि कारपोरेशन भी तुमको नहीं, तो घर बैठेंगे, परिवार संभालेंगे, कारोबार करेंगे, लेकिन फैसला आपके ऊपर। ये बहुत बड़ा इलेक्शन हमारे सामने है। गुरुवार वार्ड के लोग यहां बैठे, वहां पर अखाड़ा भी है, पहलवान भी बहुत है। और सब खम ठोकते ऐसा, ये भी वो भी, और धोबी पिछाड़ भी मार देते हैं। किसी से डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, इंसानों से नहीं डरना है। बहुत कमजोर लोग हैं, बहुत बुज़दिल लोग हैं, और ये भी नहीं चाहते कि शेख आसिफ की पार्टी का इक्तदार आ जाए, क्योंकि दुकान बंद हो जाएगी। और मैं हिंदू भाइयों के खिलाफ नहीं हूं, दलित भाइयों के खिलाफ नहीं हूं। ये पार्टी सेकुलर पार्टी है, सेकुलर विचारधारा की पार्टी है। मैं अगर यहां सीट लड़ा रहा हूं, तो नदिया के उस पार भी उम्मीदवार मेरे तैयार है, तैयार। सिर्फ दलित भाई नहीं, हिंदू भाई भी तैयार है, हर धर्म के लोग तैयार है, पसंद कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ताकतवर लीडरों के साथ खड़े रहना है, लड़ने वाले लीडरों के साथ खड़ा रहना है। आज ये शहर के नौजवानों को तय करना है।
मुसीबत आएगी तो कोई एक बिरादरी के ऊपर नहीं आएगी, मुसलमानों पर आएगी। मुसीबत आएगी तो कोई मजहबी तंजीम एक के ऊपर नहीं आएगी, तमाम लोगों के ऊपर आएगी। मुसीबत आएगी तो मुसलमान मां बहनों के ऊपर आएगी। याद रखना मेरी बात। और आज ये यलगार है, यलगार का ऐलान हो चुका है और यही नारा लेकर कारपोरेशन के अंदर हम लोग कूदने वाले हैं, मैदान में आने वाले हैं। आप लोग पूरी तरीके से तैयार रहे सियासी जंग लड़ने के लिए फिरका परस्तों के खिलाफ। और मैं आज आपसे अपील करता हूं कि पार्टी का उम्मीदवार जो होगा, पार्टी जिसको टिकट देगी, आपको उसके साथ रहना है। पार्टी अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेगा, उम्मीदवारों के इंटरव्यू लेगी, उनका जायजा लेगी और उसके बाद फैसला करेगी। और एक बात, हमने अगर समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद की बात चलाई है, बात चल रही है, बात 90% अगर हो गई है, तो हमारी एक शरायत हमने रखी है। वो ये शरायत है कि हमारी सटिंग सीट 2017 में जो हमारे कॉर्पोरेटर चुन कर आए थे, वहां पर इत्तेहाद नहीं होगा, वहां हम ही लड़ने वाले हैं। और जब तक पार्टी का आदेश नहीं होगा, आपको किसी की मीटिंग में अभी जाना नहीं है। मैं एकदम साफ बोल रहा हूं। बहरहाल आज मुझे जो बातें कहनी थी मैंने आधी बोला हूं। वक्त खत्म हो रहा है। आपने जलसे को कामयाब किया।